Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning guys, good morning. Okay, ठीक है. So बहुत ही अच्छी बात है यार कि प्रीवियस हमारा जो है कंप्लीट हो गया है टॉपिक, और डेफिनेटली आप लोग कंटिन्यू रखें प्रैक्टिस, क्योंकि जो अपकमिंग नेक्स्ट टेस्ट है वो प्रोजेक्टाइल पे ही रहेगा. मैंने पहले ये चीजें क्लियर कर दी थी ना. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, अभी एक और पॉइंट मैंने बताया था, याद है, रिलेटेड टू चैप्टर 4 एंड 5. मैंने बताया था कि चैप्टर 4 मतलब ऐसा नहीं है, डिफरेंट बुक फॉलो डिफरेंट क्राइटेरिया. अभी कुछ बुक्स क्या करते हैं, जो सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर है उसको चैप्टर 6 दे देते हैं नेम, ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स उसको किस पे रखते हैं, चैप्टर 4 में ही रखते हैं. तो मैं भी उसे चैप्टर 4 में ही रखता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि उस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 5 के यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसे होल्ड पे रखा हुआ है. पहले हम क्या कवर करेंगे, चैप्टर 5 कवर करेंगे, और उसके बाद से फिर हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो कोई ये थॉट मत देना कि चैप्टर स्किप करा दिया, सर्कुलर मोशन नहीं कराया, ठीक है ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, चीजें काफी सीखने को है. और सबसे पहली बात, आपने ऑलरेडी सुना हुआ है ये पॉइंट. देखें, हमारा चैप्टर का नेम है लॉज ऑफ मोशन. क्या है? Laws of motion. Laws of motion. LOM भी बोलते हैं इसे, लॉज ऑफ मोशन. बट यार, ये लॉज ऑफ मोशन किसने प्रपोज किए थे? तो ये प्रपोज किए थे हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने. न्यूटन ने. तो कुछ बुक्स इस चैप्टर को लिखती हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब NLM. तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि अगर मैंने कभी टेस्ट में लिख दिया कि ये वाला टेस्ट में NLM आएगा और आप एकदम व्हाट्सएप फुल कर दो मेरा, सर व्हाट इज NLM, व्हाट इज NLM. तो यार सेम चैप्टर है, ओके ना. ओके सर. Yes, sir. ठीक है. हाँ यार, सर. क्लास 9th में यार डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा. मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग बताएं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में उन्होंने कितने लॉज दिए थे? 3 laws. Three laws. सही है, सबको पता होगा. फर्स्ट बताओ क्या था? Law of inertia. इनर्शिया. वेरी गुड. Yeah. और दूसरा? Momentum. Momentum. Every action has equal and opposite reaction. आराम से, वो थर्ड था. हाँ सॉरी, वो थर्ड था. ये था मोमेंटम से रिलेटेड. और थर्ड था ये action reaction. Equal and opposite reaction. Action reaction. तो अभी क्या होते हैं, इस पे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें इन्हें डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है ना. आइडिया क्लियर है कि मैं पहले ये 3 लॉज आपको समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इनका यूज करके हम कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, तो मैं स्टेप वाइज चलूंगा, आराम से समझाता हूँ. पहले देखें, फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया, बहुत ही सिंपल सी बात बताई. क्या? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ ये मैंने ये ग्राउंड ड्रॉ किया और इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, ठीक है. तो ये बॉक्स ऑटोमेटिक मूव करने लगेगा क्या? नहीं. No, sir. न्यूटन ने बताया कि अगर इस बॉक्स पे फोर्स नहीं लग रहा, मतलब फोर्स 0 है, तो ये बॉक्स मूव करेगा क्या? नहीं. नहीं. टर्म यूज किया, इट विल रिमेन एट Rest. अच्छा, नंबर 2, उसने बताया कि यार सपोज एक कोई छोटी सी बॉल ले लो और उसको ऐसे थ्रो कर दो ग्राउंड में, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी वो बॉल? रेस्ट पे आ जाएगी. रेस्ट पे स्टॉप हो जाएगी. क्यों स्टॉप पे आ गई, बताओ क्या रीजन था? वो फ्रिक्शन की वजह. फ्रिक्शन. एक ऑपोजिट फोर्स है लगा. अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा था, प्लस यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी लग रहा था. क्लियर है या नहीं? हाँ सर. तो इसका मतलब स्टॉप करने वाले थे फोर्स. इमेजिन करो अगर फोर्स नहीं होते तो क्या ये स्टॉप होता? क्या नहीं होता. मूव करता रहता. ये मूव करता रहता, और इसी दोनों चीजों को मिला के उसने बना दिया क्या अपना फर्स्ट लॉ. समझ आया दोनों केसेस मैंने क्या बताया? यस सर. चलो स्टेटमेंट रीड करो यार. कोई क्या लिखा है फर्स्ट लॉ मतलब? A body will retain its position or motion until some unbalanced external forces act on it. ओके, तो इसको क्या किया, थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज कर दिया है यहाँ पर. क्या यूज कर दिया है?
अनबैलेंस। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। होता ये है कि मैंने कहा कि ये बॉक्स था, मैंने कहा कि देखो अगर इस पे फोर्स नहीं लग रहा तो ये रेस्ट पे रहेगा, सही है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि बताओ इस पे 100 लग रहा है इधर, 100 लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं, लग रहा है पर नहीं लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करेंगे। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस लग रहे हैं तो फिर कुछ बात हुई क्या? नहीं हुई। नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। एग्जैक्टली तो इसलिए बोला कि अगर अनबैलेंस लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इट विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल बी इन मोशन अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे। क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। एग्जांपल्स बहुत सिंपल से हैं यार, मतलब वही एक टेबल रखी हुई है, तो यार जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेंगे तब तक ये रेस्ट पे लगेगी। लेकिन देखो फोर्स मतलब मैंने क्या बताया, अगर बैलेंस लग रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स 0 है, ना ना ना, फोर्स लग रहे हैं, बस वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे एक टेबल है तो उसकी वेट लग रही होगी नीचे की तरफ, हाँ। बट क्या ये ग्राउंड इसे नीचे जाने देगा क्या? नहीं। ग्राउंड अपोज करेगा, कुछ तो फोर्स लगाएगा, उस अपोज को बोलते हैं रिएक्शन। तो इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर लिया? बैलेंस कैंसिल आउट कर लिया, बैलेंस कैंसिल आउट कर दिया। तो मुझे लगता है फर्स्ट लॉ में कुछ खास बड़ी बातें नहीं है। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन हो रही है और कंटिन्यूअसली होती रहेगी क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस करते हैं। कौन? ग्रेविटी पुल करती है और सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स लगता है अपोजिट, वो उसे बचा के रखता है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। इसी चीज को अभी जस्ट आप लोगों ने जो बताया था, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया उसने क्या बताया कि 3 टाइप का इनर्शिया है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। मतलब अगर नेट फोर्स 0 है तो ये 3 चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। क्या? रेस्ट है तो रेस्ट पे, मोशन है तो मोशन, मोशन में और रहेगा। कोई डायरेक्शन है तो डायरेक्शन पे ही जाएगा, चेंज नहीं करेगा। ओके ना? हाँ सर। तो यही 3 बातें हमने लिख दी हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बताओ यार फर्स्ट लॉ में कुछ है क्या सोचने वाली ज्यादा बातें? नहीं, यही 3 हाँ, वर्ड सर। है बस। ओके। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल है, लर्न करना पड़ेगा, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या? वो बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 था तब ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स लगा दोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ। तो सेकेंड लॉ ने बताया कि अगर फोर्स लगाया तो क्या दिक्कत होगी, तो उसने बताया कि अगर फोर्स लगाया तो उसका क्या चीज बदल जाएगा? मोमेंटम मोमेंटम बदल जाएगा। और न्यूटन ने बताया कि ये कितना फोर्स लगाओगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कितनी देर तक फोर्स लगाओगे। तो टर्म यूज किया जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ समथिंग। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया? रीड करें जल्दी से। The rate of Rate of change of momentum any is system is proportional proportional any to the system is proportional to force applied. तो समझ आया ये क्या बन गया हमारा? second law. सेकेंड लॉ। अब न्यूटन ने जब कैलकुलेशन की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब पता चला कि यहाँ पे कुछ अलग नंबर मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी का मल्टीप्लायर क्या था? 1। तो उसने थोड़ी देर बाद बता दिया कि अभी फोर्स इक्वल टू ही हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि प्रोपोर्शनलिटी है, बट वो प्रोपोर्शनलिटी किसमें चेंज हो जाएगी? इक्वल टू में, क्योंकि कांस्टेंट 1। हाँ। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना? m into v। v। अच्छा, तो 2 फॉर्मूले बन गए। अगर मोमेंटम फंक्शन दे दिया होगा तो डिवाइड करना मतलब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर अलग अलग दिया है तो फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि एक
ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है 2t² + 3t से, तो क्या करेंगे फोर्स बताओ, फोर्स का आंसर क्या आएगा dp बाई मतलब 4t + 3 ऐसे चेंज हो रहा है फोर्स। ओके, और कभी अगर ऐसे वैल्यू दे दी कि अभी मोमेंटम 200 है, थोड़ी देर में -30 हो गया, कितनी देर में, 20 सेकंड्स में, बताओ व्हाट वाज द फोर्स अप्लाइड। तो फाइनली कितना हुआ, -30 माइनस इनिशियली कितना था, 200 चलो 30 को 40 कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो कितना हो गया टोटल, -240 बाई 20, तो कितना आ गया, -12 न्यूटन। माइनस ये बता रहा है कि मोमेंटम के अपोजिट लगना स्टार्ट हुआ फोर्स, समझा कि नहीं बताइए। हाँ सर। सेकेंड लॉ सबको क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब सेकेंड लॉ में आप एक चीज नोटिस करो, मैंने स्पीड चेंज की यार, कहीं पे मैंने मास चेंज किया क्या, नहीं। तो 99% क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मुझे पूरे पी का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। उसमें से तो सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, वी का, एम तो बाहर आ जाएगा। देखो केस 1, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, अगर उसका m कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, यूजुअली सारे ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही रहता है, मैं आगे बताऊंगा कब चेंज होगा, तो मुझे डिफरेंशिएट करने में m को करने की जरूरत है क्या, नहीं, m को अलग रख दिया। और कुछ याद है dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जिसको प्रॉपर लिख भी सकते थे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम। इसका मतलब ये फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 99% केस में काम आएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है तो मास चेंज होगा क्या, नहीं। तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, F = ma। तो कुछ लोग कहने लगते हैं क्या F = ma, इज दिस द सेकंड लॉ, नो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ व्हेन m इज कांस्टेंट। समझे ना, हर बार थोड़े फोर्स का आंसर ये आएगा, इट इज रिजल्ट ऑफ द सेकंड लॉ व्हेन मास इज कांस्टेंट, मतलब फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास ऐसे नहीं बदलेगा ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि फोर्स के लिए ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है, m × a। ओके, ओके, जस्ट सेकंड यार, एक मिनट होल्ड करें सभी लोग, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, m = कांस्टेंट पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m × a वाला। अब सोचो, फील करो कब मास चेंज होने वाला सिनेरियो आएगा, तो मैं आपको फील कराता हूँ कब मास चेंज होने वाला सिनेरियो आएगा। बहुत ही सिंपल सा आइडिया, सोचो एक कोई कंटेनर है और उसमें ऐसे वाटर फिल है, ठीक है,
और ये ग्राउंड है। सोचो आप इसमें क्या कर दो, एक होल, तो इससे वाटर बाहर आने लगेगा ना। हाँ तो बताओ इस कंटेनर का मास कम हो रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, तो ये सिनेरियो हुआ। अच्छा, एक और चीज, इसका बेस्ट और एक एग्जांपल है। सपोज ऐसे हम बात करते हैं एक सिलेंडर की। एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है। अच्छा नहीं बना है गैस सिलेंडर, चलेगा। अभी सोचो इससे सडनली गैस लीक हो रही है, तो क्या इसके अंदर का मास कम नहीं होने लग गया? हाँ सही है। सपोज एक ट्रेन का ऐसे ओपन वैगन है ऐसा, ठीक है, ट्रेन है, उसका ओपन वैगन है, रेन हो रही है, तो क्या उस ट्रेन के सिस्टम का मास कम होने लगेगा? नहीं नहीं इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज होने देखो ये लगेगा। तीनों केसेस में क्या मास कांस्टेंट है? नहीं नहीं है। तो क्या इन पे सिर्फ F इज इक्वल टू ma काम करेगा क्या? एक नई चीज यहाँ पर आने वाली है जहां पर हम बदल रहा होगा। तो मैं एक फील करता हूँ, आप जरा फील करो, मोशन ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। सोचो एक सिलेंडर से ऐसे गैस निकल रही होगी, तो क्या लगता है क्या मोशन होगा इस सिलेंडर का? ये पीछे की तरफ जाएगा ना? हाँ ये पीछे की तरफ ऐसे रिकॉइल होगा ना? यस हाँ अच्छा, क्या कोई फिजिकल फोर्स इसे रिकॉइल कर रहा है क्या? नहीं नहीं, इसका खुद का क्राइटेरिया इसे जो है मूव करा रहा है। और वो क्राइटेरिया क्या है? मास का चेंज होना। ठीक है, बलून को देख लो यार। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बलून पे एयर फिल किया, ठीक है, उसको बलून को ब्लो किया और अभी उसे छोड़ दिया, तो वो बलून एक रैंडम मोशन करने लगता है ना? हाँ तो बताओ उस पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा था ना कोई, तो फिर वो ऐसे मोशन कैसे करने लग गया? तो वहां पर एक नया फोर्स लग रहा था, क्योंकि गैस बलून के अंदर की गैस बाहर जा रही थी, मतलब उस सिस्टम का मास कम हो रहा था, Decrease हो रहा मतलब था। वहां पर एक फोर्स आ रहा था। तो न्यूटन ने इस चीज का नाम लिया, कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। क्या नाम लिया? थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स। और इस फोर्स का बेसिस क्या है जब क्या चेंज होता है सिस्टम का? मास मास। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज एक कार है, एक कार एक्सेलरेट कर सकती है ना, उसका इंजन उसे मूव कराता है, ठीक है। तो सपोज एक कार है और वो स्पीड अप हो रही है ग्राउंड में। सोचो अगर नीचे से ग्राउंड हट जाए, एयर में है, क्या वो स्पीड अप कर पाएगी क्या कुछ? नहीं नहीं कर पाएगी। इसका मतलब F इज इक्वल टू ma सही है, लेकिन कोई फिजिकल फोर्स उसे मूव नहीं करा सकता। तो फिर वहां पर अगर मैं बात करूं रॉकेट वगैरह में, कौन सी चीज है जो उसे इतना ज्यादा स्पीड दिला सकती है? तो वो है उसका फ्यूल। उसका फ्यूल एग्जैक्टली बलून की तरह काम करता है। उसे एग्जॉस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एग्जॉस्ट। बाहर की तरफ स्पीड दे के निकाला जाता है। इससे उस रॉकेट का मास क्या होने लगता है? कम कम। कम होने कभी लगता आपने अगर रॉकेट लॉन्चिंग सेटअप देखा होगा, तो जो रॉकेट पे एक्चुअल सेटअप होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, बाकी पूरे उसमें मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म होती है, सिर्फ किसकी? फ्यूल एग्जॉस्ट की। मतलब अगर आप 500 kg का एक रॉकेट देखोगे ना, तो पता है उसमें फ्यूल कितना होता है? 450 450। और 90% सिर्फ उसमें क्या सेटअप होता है? फ्यूल एंड मशीन्स। ठीक है ना? हाँ तो हमने एक नया फोर्स पढ़ा, कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स थ्रस्ट फोर्स। और रीजन क्या है? व्हाट इज द कॉज जनरेटिंग द थ्रस्ट फोर्स? Change in mass. Mass is decreasing. चेंज इन Mass. मास। तो देखें, अगर मास चेंज होगा तो वहां पर आ जाएगा क्या? एक थ्रस्ट फोर्स। ये तीनों केसेस मैंने आपको समझा दिए। अब फोर्स की कर लेते हैं कैलकुलेशन। क्या देखो, अब मास कांस्टेंट है क्या? बाहर आ जाएगा क्या डिफरेंशिएशन से? नहीं, मास का डिफरेंशिएशन अब करना पड़ेगा हमें। और कौन बाहर आएगा? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये वो जो निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है। क्या है उस लीकेज की? स्पीड फिक्स है। तो यहाँ पर नया थ्रस्ट फोर्स आएगा और उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? देखो, v इंटू dm by dt। dm by dt is rate of change of mass और v is exhaust speed of the fuel or mass।
बताएं? तो दो फॉर्मूले चलेंगे, एक F इज इक्वल टू ma, ये किन के लिए काम करेगा? मास कांस्टेंट। मास कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। मतलब 100 में से 99 क्वेश्चन सिर्फ इस पे ही रहेंगे, और एक सिंगल क्वेश्चन मान लो 100 में किस पे रहेगा? चेंज इन मास। चेंज Stress इन मास। थ्रस्ट पे, चेंज इन मास, स्पीड इनटू dm/dt। केसेस आप तुरंत समझ जाओगे, कहीं रेन हो के उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इस तरीके की चीजों से। बताइए स्मिथ। सर हम मोमेंटम उस बॉडी का देख रहे हैं ना, तो एग्जॉस्ट सॉरी, क्या डाउट है? सर हम मोमेंटम मतलब जिससे लीकेज हो रहा है उस बॉडी का देख रहे हैं ना, तो हाँ, एग्जॉस्ट क्यों ले रहे हैं? मतलब जिस स्पीड से वो बाहर जा रहा है, गैस या वाटर कुछ हो, हाँ, वो रीजन speed ये है, बता देते हैं बेटा। फोर्स का फॉर्मूला है d इंटू डी टी एम इंटू वी। आपको मैंने बताया था कि लेट से दोनों चीजें बदल रही हैं। क्या हो रही हैं? दोनों चीजें बदल रही हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिखेंगे नंबर 1, m को लिखेंगे और किसे डिफरेंशिएट करेंगे? वी को। v को। V फिर v को लिखेंगे और किसे डिफरेंशिएट करेंगे? एम को। m को। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट वाला फोर्स। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है ना यार, कुछ तो कर ही रहा होगा ना ये फोर्स। तो ये फोर्स होता है थ्रस्ट फोर्स। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम उसे ले क्यों रहे हैं, ये जस्ट क्या है, कैलकुलेशन है हमारा कि फोर्स इस फॉर्मेट में आता है। मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया 10 से, ठीक है, मैंने कुछ और मशीन के नहीं कि हम क्यों 10 ले रहे हैं, अब वो मशीन का कैलकुलेशन उसमें आ रहा है, ये पॉइंट है। तो ये वेलोसिटी उसकी कैलकुलेशन में आ रही है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी फ्यूल की वेलोसिटी कैसे हुई? ये होता है सिस्टम में कि ये जितनी स्पीड से वेलोसिटी को निकाल पाएगा मास को, उसी स्पीड से ये सिस्टम चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पर इस एग्जॉस्ट को देता है ना, वही वाला वेलोसिटी यहाँ पर ये यूज होता है, क्योंकि ये बता रहा है मास सिस्टम का चेंज हो रहा है। तो वो जो मास चेंज हुआ वो कहाँ चला गया, किस स्पीड से चला गया, तो वो मास इसी स्पीड से तो बाहर निकल गया ना। हाँ। ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन मास, और वो जो चेंज हुआ है वो कौन सा हुआ है? जो बाहर निकल गया वही तो चेंज हुआ है ना। तो स्पीड भी किसकी लेंगे? जो बाहर निकल गया है। ओके, हाँ। इसलिए वो बाहर वाली स्पीड आती है, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है ये कॉज तो सिस्टम में हुआ है, लेकिन है तो ये एग्जॉस्ट ना जो बाहर निकल गया है। ओके, ओके। चले तो सेकंड लॉ के दो फॉर्मूले आ गए, फिर से बताओ, दोनों क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, बट एक चीज याद रखो कि इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि लोग इसे भूल जाते हैं, बट आप लोगों को मैंने समझा दिया है। इस आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर Yes, आपको sir. आवाज नहीं आ रही है।
ओके, थोड़ा आप लोग वेट करें 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है, मैं Okay. क्रॉस चेक करता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियर? लैग हो रही है lag हो रहा है, सर, sir. लैग हो रही है थोड़ी। लैग हो रहा है ना? 1 मिनट रुक, मैं जस्ट वाईफाई गया हुआ है, मैंने मोबाइल किया है, मैं बात करूँगा 1 मिनट। हाँ, ती म्हटली 2 मिनिटं थांबा, मी आवरते, मग ड्रेसिंग केलं. ओके यार, अभी एक 10 मिनट्स लगेगा उनको, तब तक अपन कंटिन्यू करते हैं। अगर बहुत लैग आता है तो आप लोग बता देना। हाँ, ठीक है. ठीक से आ रही है। ओके सर. ओके ठीक है, अपन आराम से स्लो स्लो डिस्कस करते हैं। सो थर्ड लॉ हमें स्टडी करना था। थर्ड लॉ यार ऑलरेडी पता है ना आप लोग को, बहुत ही सिंपल है। क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज Equal and opposite. इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? Reaction. Action reaction. एक्शन रिएक्शन। बट इसको लेके थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, सो इट इज करेक्ट। बट अगर मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया तो करेक्ट होगा क्या? नहीं, बिकॉज हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी वेक्टर में। सो वेक्टर में डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब अपोजिट हो जाएगी। ओके Okay. ओके, जस्ट मिनट। ओके, स्टार्ट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ठीक है। हाँ, सो एक्शन रिएक्शन मतलब क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान देनी है कि ये जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, ये हमेशा कैसे रहेंगे? पेयर में, और हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक्ट करेंगे। ओके ना? हाँ, यस सर। ओके, सो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ ऐसा हुआ कि देखो, ये एक बॉक्स है और इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ये और 10 न्यूटन ये। देखो ये इक्वल है या नहीं? है. Equal.
डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? हाँ अपोजिट। हाँ तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है F1 और F2? नहीं। नहीं। क्या रीजन है क्यों नहीं हो सकते ये? एक ही ऑब्जेक्ट पर ये ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं इसलिए नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि एक मैंने बॉल थ्रो की है वॉल की तरफ और उस बॉल ने वॉल पर एक क्या लगाया? फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉल रिबाउंड हुई। रिबाउंड क्यों हुई? क्योंकि वॉल ने बॉल पर भी एक फोर्स अप्लाई किया। तो एक्शन क्या था? फोर्स ऑन वॉल। बॉल वॉल पे कितना फोर्स आया? और रिएक्शन क्या किया? वॉल ने अपोजिट फोर्स लगाया किस पे? बॉल पे। बॉल देखो, पे दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गए ना, इसका मतलब ये कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इस तरह के फोर्सेस को कभी मत समझ लेना कि एक्शन रिएक्शन है। ओके ना? हाँ सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ी सी और समझते हैं। सपोज एक बॉक्स है और हम उसे पुश कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जो पुश कर रहे हैं वो कैसा फोर्स हो गया? एक्शन वाला। एक्शन Action. फोर्स। इसका मतलब ये है कि हमें भी एक अपोजिट फोर्स फील होगा, दैट इज द रिएक्शन। और ये कहाँ से आया है? बॉक्स से। बॉक्स से बॉक्स से। बॉक्स से एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा हम पे, तो हमें तो फिर पीछे चले जाना चाहिए क्योंकि बॉक्स तो आगे जा रहा है। हाँ तो हम पीछे जाते तो नहीं है यार, ऐसा होता तो नहीं है कि आप बॉक्स पुश कर रहे हो तो आप पीछे चले गए। ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता। तो क्या वहां पर रोल एक्ट करता है एक नया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको बचाने का ट्राई करता है। तो इसका मतलब सोचो, अगर सरफेस एकदम स्लिपरी हो, बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, तब आप किसी बॉक्स को पुश करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। यू विल फील कि आप स्लिप हो रहे हो बार बार। हाँ आप पीछे। बोलते हैं ना ये वर्ड पुश करते हाँ। समय किसी को, अरे स्लिप हो रहा है मेरा पैर, ग्रिप नहीं आ रही है। तो वो ग्रिप किस चीज की है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कि आप जितना ज्यादा एक्शन लगाओगे सेम रिएक्शन भी लग रहा है, और अगर उसे किसी ने बैलेंस नहीं किया तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। ओके ना? हाँ सर। ओके, तो यही चीज मैंने बताई कि अगर फ्रिक्शन 0 होगा और आपने किसी चीज को पुश करने का ट्राई किया ना, तो आप भी सेम फोर्स से पुश हो जाओगे पीछे की तरफ, मीनिंग स्लिप कर जाओगे। क्लियर ना? यस सर। मुझे लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर क्लियर है। नंबर 2, एक टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है कि बताओ एक्शन पेयर पहले आता है, एक्शन फोर्स या रिएक्शन? एक साथ ही तो आते हैं। बेटा सेम। नेमिंग में ये होता है, मैं बार बार समझाते समय बोलता हूँ कि बेटा एक्शन आया फिर उसका रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? दोनों सेम टाइम। सेम Same टाइम time पे पे। आते हैं। जैसे एक्शन जनरेट होना स्टार्ट होता है रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कुछ एक्शन ऑफ फोर्स किया और थोड़ी देर बाद रिएक्शन होगा, नहीं, वो रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन सिमिलर वे में सेम टाइम पे स्टार्ट होता रहता है। ओके, लाइक रिकॉइल ऑफ अ गन। देखो, रिकॉइल ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग, हमें फील होता है कि हमने फायर करने के बाद रिकॉइल फील हुआ, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही मोमेंटली फायर करते जाते हैं वहां पर रिकॉइल होता जाता है ना? हाँ यस। ठीक है। रॉकेट प्रोपल्सन, मैंने बताया था कि रॉकेट का जो मूवमेंट है वो थ्रस्ट फोर्स पे काम करता है। तो अभी ये थॉट आया कि ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला तो हमने देखा, लेकिन बेसिस क्या है, क्यों ये थ्रस्ट फोर्स आया है? तो रीजन है कि बिकॉज यहाँ से मासेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो दैट इज द एक्शन कि मासेस बाहर जा रहे हैं, और रिएक्शन के फॉर्म में वो क्या लगा रहे हैं उस पे? तो ये तो हुई कैलकुलेशन, बट लॉजिक क्या है रॉकेट प्रोपल्सन में? थर्ड। तो अगर कोई पूछेगा कि ऑन विच प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्सन वर्क्स, तो क्या सेकंड लॉ लिख दोगे? नहीं, प्रिंसिपल क्या है उसमें? थर्ड लॉ। सेकंड लॉ उसका वैल्यू बताता है सिर्फ आपको, न्यूमेरिकली अमाउंट कितना है, समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो मुझे लगता है कि यार न्यूटन्स लॉज जो थे 1 2 3 दो ऑल 3 क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो यार, फिजिक्स में एक चीज ध्यान देना, चैप्टर का स्टार्टिंग टाइम होता है वो बहुत ही रिलैक्सेसिव टाइम होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया
after minimum of 3 lectures we can start solving the question. Okay ना? Yes, sir. ये बेटा गोल्डन टाइम होता है. जो स्टूडेंट थोड़े से लेट ज्वाइन हुए हैं वो प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लो यार. जो स्टूडेंट ने अभी डीसी पांडे कंप्लीट नहीं किया, मैंने बताया कि थर्सडे फ्राइडे को और डिस्कस कर लूंगा मैं, तो वो डिस्कस कर लो. तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है. जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ आपके पास होमवर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको हाफ एन आवर नोट्स रिवाइज करना है, सिर्फ इतना ही तो काम रहता है ना. हाँ तो आपको टाइम देना चाहिए उसका प्रीवियस कवर करने के लिए. अगर प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस कम हुई है तो वो करो. अगर किसी का कोई प्रीवियस चैप्टर मिस है या रह गया है तो उसे आप तुरंत कर लो. यूट्यूब में मेरे आप जानते ही ऑलरेडी सारे लेक्चर्स में अपलोड कर देता हूँ. प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हो. आपको पता है ना ये? हाँ सर. चैनल Yes, सर्च करके आप जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन है. मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर चैप्टर वाइज. आप वहां पर फॉलो अप ले सकते हो. ठीक है ना? हाँ सर. और ऑफलाइन क्लासेस हम अभी ऐसे सडनली स्टार्ट नहीं कर सकते. मैंने पहले भी बताया है कि विल स्टार्ट 1 by 1. ऐसे अल्टरनेट डे स्टार्ट करेंगे और थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आएंगे. इट विल टेक टाइम. सो होपफुली जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे है ना, 23rd इसके अराउंड से मे बी प्रॉपरली फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट वीक हम 1-2 लेक्चर सेंटर पे बुलाएंगे जस्ट टू चेक क्या चल रहा है चीजें. ओके, सो एक्चुअल फिजिकल क्लासेस विल टेक 15 days मोर. हाँ हाँ सर. Okay. ठीक. चले, तो फिजिकल क्लासेस का अभी वेट नहीं करना है यार. 10-15 days बहुत होता है. सो वी कैन नॉट वेस्ट दोज. एकदम फोकस रहना है और चैप्टर स्टार्ट हुआ है, टाइम यूज करना है. ओके Okay. ओके ठीक है. चले, बाकी जिसको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आप व्हाट्सएप कर सकते हो यार, नो इश्यूज. चले, अब बात करते हैं फोर्स की यार. फोर्स की मेजर कैटेगरीज की बात करें, फोर्स की मेजर कैटेगरीज की बात करें तो मेजर हम 2 पार्ट में फोर्स को कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1 कांटेक्ट एंड नंबर 2 नॉन कांटेक्ट. Contact. अब इनका डेफिनेशन तो यार लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना. कांटेक्ट फोर्सेस मतलब विच एक्ट्स ऑन कांटेक्ट ऑफ 2 surfaces, और नॉन कांटेक्ट मतलब विच कैन एक्ट विदाउट द Contact. फिजिकल कांटेक्ट. तो पता है नॉन कांटेक्ट इतने इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं कि इनके लिए अलग से चैप्टर्स हैं. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है और 11th में इसका पूरा एक चैप्टर है. बाकी ये 3 चैप्टर्स हम किस में स्टडी करते हैं? 12th में. 12. तो मतलब ये चैप्टर में हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे क्या? नहीं. इस चैप्टर में हम सिर्फ कौन से फोर्सेस पढ़ेंगे? Contact. कांटेक्ट फोर्सेस. लेकिन बेटा बेसिस तो सबका वही रहेगा ना. तो इसका मतलब ध्यान देना है कि अगर कांटेक्ट नहीं पढ़ा तो नॉन कांटेक्ट तो भूल जाओ, समझ में आएगा. ठीक है, तो मैं नॉन कांटेक्ट थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ और अपन अपने मेन टारगेट पे आएंगे फिर. तो नॉन कांटेक्ट थोड़ा ब्रीफ करता हूँ. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आप देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ है और मून है, उनके बीच में एक पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है. ठीक है, और उस पर कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है. मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? क्लास 8 में सुना है आपने. 2 मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर ना विदाउट एनी कांटेक्ट. Magnets with the Yes. charges. ठीक है, तो इस तरीके से नॉन कांटेक्ट फोर्सेस काम करते हैं. एक अच्छी बात है थोड़ी सी समझने वाली, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये सबसे वीक नॉन कांटेक्ट फोर्स है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है. रीजन क्या है इंपॉर्टेंट होने का? Longest ये एकदम अदर अदर गैलेक्टिक काम करता है क्या वहां पर? मैग्नेटिक पहुंच पाएगा क्या? नहीं. सबसे ज्यादा रेंज किसकी है? Gravitational. ग्रेविटेशनल की. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? Nuclear force. न्यूक्लियर. लेकिन ये ऐसा डे टू डे लाइफ में यूज इतना नहीं हो पाता. रीजन बीइंग शॉर्टेस्ट टाइम. अगर मैं बात करूं तो ये वर्क कर सकता है 10 to the power 25, मतलब कितना भी ले लो बड़ी वैल्यूज,
बट ये वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्सेस मिलते हैं। ओके हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी इनको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि इन पे अलग अलग पूरे चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर नंबर 8 है, तो डेफिनेटली हम वो पढ़ेंगे ही 11th में। 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, 4th चैप्टर है मैग्नेटिक, और 12th चैप्टर है न्यूक्लियर। तो डेफिनेटली 12th में ये सब कवर कर लेंगे। ओके ओके सर। चले अब बात करते हैं किनकी, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट की लिस्ट काफी बड़ी है, एक एक करके सीधा समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, इनको समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काफी ज्यादा यूज होंगे, समझे। एक वर्ड बार बार आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगा और मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में भी यूज करूंगा। क्या? सिस्टम। तो पहली बात समझना है कि सिस्टम मतलब कोई रियल चीज नहीं है। सिस्टम मतलब रियल नहीं है, ये आपकी फीलिंग वाला टर्म है। सपोज एक 2 kg का बॉक्स रखा है और एक 3 kg का बॉक्स और एक 5 kg। मतलब क्या है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 5 kg का, तो मैं कह दूंगा मेरा सिस्टम क्या है 5 kg। अभी मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि मुझे 2 और 3 को साथ में सॉल्व करना है, तो मैं क्या कह दूंगा सिस्टम 2 and 3 ऑल टुगेदर। ओके ओके सर। हाँ सर। सिस्टम मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आप ग्रुप पिक करोगे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसी को क्या कहते हैं सिस्टम। सिस्टम। मतलब ज्यादा टेक्निकल मत चले जाना। सिस्टम मतलब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप बनाऊंगा उसी को क्या कहूंगा सिस्टम। अब ये दो टर्म भी बहुत बार यूज होंगे, क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये भी बेटा आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। सोचो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे होंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो उसके कौन से फोर्सेस बन जाएंगे इंटरनल। और अगर आप उसे पुल कर रहे हो तो वो फोर्स क्या बन जाएगा एक्सटर्नल। अब देखना काम की बात। सोचो मैंने एक और ऑब्जेक्ट रख दिया और ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं और यहाँ से कोई इसे पुल कर रहा है। अगर आपने बोला कि मेरा सिस्टम है ये, तो बताओ इस पे इंटरनल फोर्सेस कौन से हैं मॉलिक्यूलर वाले, और एक्सटर्नल कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला एक्सटर्नल होगा ना। हाँ सर। लेकिन अगर आपने सिस्टम बड़ा सा एज्यूम किया ये, अब बताओ ये एक्सटर्नल है क्या, नहीं। ये बनेगा इंटरनल। मतलब एक्सटर्नल इंटरनल किस पे डिपेंड करता है सिस्टम। सिस्टम क्या एज्यूम किया। तो अभी थॉट सीधा स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि चल क्या रहा है सर, मतलब क्यों ये बताना चाह रहे हो आप कि इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बेटा कोई भी फोर्स हो, जो इंटरनल फोर्सेस आते हैं किसी भी मटेरियल में, वो हमेशा कैसे होते हैं, म्यूचुअल होते हैं और पेयर में आते हैं। अगर सारे फोर्सेस पेयर में आते हैं और आपने एक ऐसा सिस्टम एज्यूम किया कि वो दोनों पेयर उसी के अंदर आ गए, तो उनका सॉल्विंग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है इससे, इजी। तो सही सिस्टम, डरना नहीं है, मैं अभी सिखाऊंगा कि सिस्टम कैसे सोचते हैं, क्या एज्यूम करना है। सही सिस्टम एज्यूम करने से क्या इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का हमेशा नेट क्या आता है, जीरो। ओके, तो ये इंटरनल बताने का पर्पस ये था कि सपोज मैंने दो बॉक्स को ऐसे पैक किया और अगर इसे सिस्टम माना तो टी और एफ दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक्सटर्नल। लेकिन अगर मैंने इस पूरे बड़े को सिस्टम माना तो ये दोनों इंटरनल बन जाएंगे और इंटरनल का समेशन हमेशा कितना आता है, जीरो। तो मतलब इंटरनल एक्सटर्नल कोई नई बात नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल सिर्फ है कि सिस्टम के अगर अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल। और सबसे काम की बात है कि इंटरनल का समेशन क्या आता है, जीरो।
इसमें डाउट क्या कोई? internal. जीरो कैसे? हमेशा पेयर में आता है ना बेटा। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट M है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा M2 है, मैं बोलता हूँ कि इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगने वाला है, तो अगर इसको ये पुल करता है तो सेम टाइम पे ये भी तो इसे पुल करता है ना। हाँ तो अगर आपने बोला कि चलो इन दोनों को मिला के बताओ क्या होगा, तो इन दोनों का एक इधर है एक इधर है, कैंसिल ही होगा ना हमेशा। हाँ ओके कभी भी इंटरनल बना दिया अगर फोर्सेस, तो वो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल। बट पूरा अंदर आ जाना चाहिए उसे। जैसे एक फेमस फीलिंग बताता हूँ, एक सरफेस है, आपने इसमें एक बॉक्स को थ्रो किया, आप जानते हो अगर आप इसे थ्रो करोगे तो बॉक्स में क्या लगेगा? एक वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, अपोज फ्रिक्शन लगेगा ना। हाँ इससे थोड़ा सा आपने देखा होगा बॉक्स खराब हो जाता है ना सरफेस से। हाँ हाँ तो क्या सिर्फ बॉक्स खराब होता है? ग्राउंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। हमेशा एक पेयर में ही आएगा फोर्स। तो अगर पीछे की तरफ बॉक्स में लग रहा है तो ग्राउंड में किधर लगेगा? आगे की तरफ। आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर नहीं ध्यान दिया, कि जब भी ऐसी कोई चीजें पुल की जाते हैं तो आप नोटिस करोगे कि वो जो बॉक्स का सरफेस खराब हुआ है वो पीछे की तरफ खराब होगा, लेकिन जो ग्राउंड होगा उस पे जो रफनेस आएगी वो ऐसे आगे की तरफ आएगी। और आप फील कर पा रहे हो ना, आप क्या बोल देते हो कि अरे बॉक्स ने ग्राउंड को ऐसे पुल कर लिया, खराब हो गया। नहीं, क्या चीज ने ग्राउंड को खराब किया है? फ्रिक्शन, जो कि किधर लग रहा था? आगे की तरफ। तो हम हमेशा क्या ग्राउंड की बातें करते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्विंग में? नहीं, इसलिए फ्रिक्शन कैंसिल नहीं होता। अगर किसी रीजन से मैं इन दोनों को सिस्टम मानूंगा तो फ्रिक्शन दोनों कैंसिल। कैंसिल। cancel. लेकिन आप ग्राउंड को सिस्टम नहीं मान सकते हो, क्योंकि ग्राउंड थोड़े ना सॉल्व करने लग जाओगे। तो पता है ये डेटा कहाँ काम आता है? ये डेटा काम आता है जब हम डबल ब्लॉक यूज करते हैं। तो देखो ये 2 kg है, ये 5 kg है। अब इन दोनों में भी तो फ्रिक्शन लगेगा ना, बट हमेशा कैसा लगेगा? अपोजिट। अपोजिट और पेयर में। तो जब आप 2 kg को अकेले सॉल्व करोगे तो सिर्फ ये फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जब दोनों मिला के सिस्टम मान लोगे तो अच्छी बात होगी कि ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। कैंसिल। सिर्फ ग्राउंड को तो ले नहीं सकते, तो सिर्फ ग्राउंड का फ्रिक्शन दिखेगा, ग्राउंड को तो सिस्टम नहीं मान सकते ना। नहीं बीच वाला पेयर कैंसिल हो जाएगा। तो ये रीजन है सिस्टम एज्यूम करने का बेनिफिट। अभी समझा कि नहीं? हाँ और ज्यादा प्रेशर मत दो इस चीज पे, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू फील आ जाएगा तुरंत। हाँ ओके, लास्ट पार्ट। एक टर्म आता है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। ये टर्म मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा कि बेटा एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाना, पहले नेम क्लियर कर लेते हैं। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम या फिर Force body diagram. इसका मीनिंग समझे। फोर्स बॉडी डायग्राम का मतलब है उस बॉडी पे आपको क्या बनाने हैं? फोर्स। Force. और बेटा फ्री बॉडी का भी यही मतलब होता है। मतलब ये होता है कि फ्री बॉडी मतलब बॉडी को अलग कर लो। ये बॉडी मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हाँ तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लो? सेपरेट कर लो, फ्री कर लो, और लेकिन बनाओ अभी भी क्या? फोर्सेस। Force. एट द एंड एफबीडी मतलब हमें क्या ड्रॉ करने हैं? फोर्सेस। फोर्स। ठीक है, हमें ड्रॉ करने हैं फोर्सेस। अब ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट का ही बनाओगे, आप पूरे सिस्टम का भी बना सकते हो, है ना? हाँ अब कैसे बनाना होता है? तो हमें कुछ फेमस फोर्सेस को दिखाना होता है। सबसे पहले अर्थ पे अवेलेबल सबसे फेमस फोर्स होता है कौन सा? वेट। ग्रेविटेशनल। Gravitation. mg। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स बनाएंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल। तो देखो मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो एक फोर्स डेफिनेटली सबसे पहले लगेगा, कौन सा? Gravitational. सोचो ऐसे स्लैंट रखा है तब भी टेंशन नहीं लेना, ग्रेविटी हमेशा सरफेस में डायरेक्टली परपेंडिकुलर इनसाइड लगती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूरे अर्थ पे ऐसे फिगर बना के दे देगा तो ऐसे नीचे नहीं लगा देना है ग्रेविटी, क्योंकि अब सरफेस ऐसा है, आप फील है नहीं कर पा रहे। सरफेस ये है ना, हाँ उसका परपेंडिकुलर तो अभी यही हुआ ना।
तो कहाँ से पास होता है? सेंटर से। समझा कि नहीं? Yes, sir. तो फर्स्ट फोर्स आप लगा दोगे ना, ग्रेविटेशन। अच्छा, अब देखना, मैं पहले कांटेक्ट फोर्स की लिस्ट में जाता हूँ। अब देखो बहुत सारे नए नए फोर्स पढ़ोगे, नॉर्मल, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, डिफरेंट मैकेनिकल। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? इनमें से जो दिख जाए उसे लगा दो। समझा कि नहीं? हाँ। तो डरना नहीं है, ये सारे फोर्सेस मैं अभी बताऊंगा तो आप उन्हें समझ के यूज कर पाओगे। तो चले स्टेप 2, पहला हो गया ग्रेविटी। स्टेप 2, ड्रॉ ऑल द Contact forces. नॉर्मल, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, मैकेनिकल, जो दिख जाए सब एकदम ड्रॉ कर दो। ओके, लास्ट अब क्या ड्रॉ करो? External forces. अगर कोई एक्सटर्नल है तो उसे ड्रॉ करो। नेक्स्ट, ये फोर्थ लाइन सबसे बड़ी है, ये है क्वेश्चन सॉल्विंग लाइन। ये क्या है? क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी तक तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे? Draw. ड्रॉ कर रहे थे। अब चेक करेंगे कि सिस्टम बैलेंस्ड है या Unbalanced. Unbalanced. तो क्वेश्चन में देगा बैलेंस्ड, मतलब वो क्या होगा? Rest. रेस्ट Rest. पे। और अगर अनबैलेंस्ड है तो उसके पास क्या होगा? एक। Acceleration. अभी काम बन गया, देखेंगे। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो वो रेस्ट पे है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो वो एक्सेलरेशन है। बट एक्सेलरेशन पता कैसे चलता है? जब उसकी स्पीड क्या हो? चेंज हो रही, मतलब यूनिफॉर्म ना हो। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या है? Constant. स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन Zero है. जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अभी भी सिस्टम क्या होगा? Balance. तो बैलेंस्ड के दो केसेस हैं, इधर रेस्ट या फिर Constant speed. और अनबैलेंस्ड मतलब एक्सेलरेशन। डन ना? हाँ सर. ठीक है, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बैलेंस्ड है तो फील करो, अगर बैलेंस है तो क्या होगा? क्यों फोर्स जीरो होगा? का मतलब सब टाइप के बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। अप वाला किसे बैलेंस करेगा? Down वाले को. और लेफ्ट वाला? Right वाले को. सोचो बेटा, लेफ्ट राइट नहीं दिए, फोर्स दिए ऐसे, तो बेटा वेक्टर इसलिए थोड़े ना पढ़ाया है ना। आप समझ गए क्या कर लेंगे इस फोर्स के? अब काम बन जाएगा। इस एफ को करेगा डाउन के साथ, ये राइट बैलेंस करेगा लेफ्ट के साथ. क्लियर ना? बैलेंस। हाँ. तो सोचो आपने ड्रॉ ही गलत किया और कोई फोर्स आपने क्या कर दिया? मिस कर दिया। तो क्या इस लाइन से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग लाइन है, बट अगर प्रीवियस स्टेप आपने गलत कर दिए तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे गलत हो जाएगा। तो केयरफुल रहेंगे। बाय द वे हम सीखेंगे तो टेंशन अभी नहीं लेना थोड़ी देर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स तो एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, उसके बाद फिर सोचना है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। फर्स्ट 2 लेक्चर पूरा एफर्ट लगाना है बस। ओके. चले, तो अप डाउन तो आपको समझ में आ गया। अगर कम एंगल दिए होगा तो क्या कर लेंगे? कंपोनेंट, ठीक है ना? कंपोनेंट्स. चलो, सोचो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं बेटा बैलेंस नहीं है, अब क्या करेंगे फिर? अनबैलेंस. एमए. नेट फोर्स निकाल के किसके इक्वल करा देंगे? एमए के. एम ए। अब देखना, तो ये जो नेट फोर्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में करा सकते हो, एक्स में अलग करा सकते हो, वाई में अलग। तो क्वेश्चन देखना, ये दोनों मिक्स भी दे सकता है कि हो सकता है कि वो वाई डायरेक्शन में क्या हो? बैलेंस्ड, और एक्स डायरेक्शन में Unbalanced. तो मतलब क्या हुआ? सोचना, फील करो यार। एक बॉक्स ऐसे रखा है, आपने इसे पुश कर दिया 50 न्यूटन के फोर्स से, ये 5 kg का बॉक्स था। तो बताओ क्या ये वाई डायरेक्शन में कहीं जा रहा है क्या? नहीं. वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. वाई में ये क्या है? बैलेंस. बैलेंस। तो वाई में अभी भी इसमें काम करेगा क्या? नीचे अगर इसका वेट 50 लग रहा है तो ऊपर पक्का कोई फोर्स लगेगा, ऊपर कोई पक्का फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
50। समझा कि नहीं? हाँ अब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो बैलेंस्ड है क्या? नहीं अनबैलेंस अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है तो एफ इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा? एम ए एम ए। एफ 50 बदल देते हैं, 40 कर देते हैं। एफ हाँ। 40 इज इक्वल टू एम कितना है? 5 ए कितना आ गया? 8 मीटर 8 स्क्वायर। समझा ना? इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस्ड एक बार लग गया तो अनबैलेंस्ड नहीं लगेगा। दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शन आल्सो। ओके ओके सर। हाँ, तो ये चीजें थी जो हमने अपना बेस बनाया कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में जाने से पहले हमें क्या पढ़ लेने चाहिए सारे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो मैं क्या हाँ। करूंगा, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स ना बना के मैंने चीजों को ऐसे बताया है कि आपको चीजें इजी पड़े। क्या मैं पहले सिखाऊंगा आपको एक कॉन्टैक्ट फोर्स और फिर आपको सिखा दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करना। समझा कि नहीं? हाँ फिर मैं दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स सिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर मैं तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स सिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। जब आप अलग अलग सब सीख जाओगे तो फिर हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे? मिक्स करना। ओके ना? ओके सर। ओके ठीक है, तो स्टेप वाइज देखना। पहले मैं नॉर्मल सीखूंगा और आपको पूरा सिखा दूंगा, फिर स्ट्रिंग सीखूंगा और फिर फोर्स निकालना। ओके यस सर। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा फोर्स रहेगा? नॉर्मल अब देखना है, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम का फोर्स है। ये हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस। कैसे एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट ऑफ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो अगर दोनों फ्लैट है तो टेंजेंट दिख रही है, यही है, और इसका परपेंडिकुलर हुआ ये। लेकिन अगर मैंने ऐसे कुछ रैंडम सा बना दिया तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका कॉमन क्या है, उस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ सर देखो इसके दो नेम है, नॉर्मल के साथ साथ एक और नेम दिया जाता है क्या? रिएक्शन फोर्स तो नॉर्मल मतलब एन, रिएक्शन फोर्स मतलब आर, दोनों सेम ही है। बट रिएक्शन कहते हैं तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन ये है कि इसके लिए पहले कोई ना कोई क्या होना जरूरी है? एक्शन फोर्स एक्शन। कोई एक्शन हुआ होगा तब ये बिकॉज ऑफ दैट एक्शन जनरेट हुआ है, इसलिए ये एक रिएक्शन फोर्स है। तो यहां पर फील करो कि ग्रेविटी से पुल कर रही थी ना, बट यस। क्या ग्राउंड इसको नीचे जाने दे रहा था क्या? नहीं। एक्शन हुआ 50 का, इसलिए तो ग्राउंड क्या जनरेट करेगा? 50 का रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स 60 का, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आर कितना है? 50। अप वाला फोर्स क्या बन गया हमारा? रिएक्शन फोर्स। अब इसी रिएक्शन की डायरेक्शन नॉर्मल होती है, इसलिए इसे आर की जगह एन भी बोल देते हैं। ओके, हाँ सर तो वर्ड्स क्लियर है सभी को? अब बिकॉज ये एक रिएक्शन है, इससे और कंफ्यूजन आ जाती है। हमें लगता है कि ये सिंगल काम करेगा, बट नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि इसका नेम रिएक्शन क्यों पड़ा है, बट ये खुद भी हमेशा कैसा रहता है? कांटेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये लाइन रहता है खुद हमेशा पेयर में ही रहता है, और इसका नेचर कैसा रहता है? पुशिंग अवे। तभी अब आराम से स्टेप समझना। रीजन नंबर 1, इस पे ग्रेविटी लग रही थी, उसके वजह से क्या जनरेट हुई? ग्रेविटी की वजह से क्या जनरेट हुई? रिएक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स। और वो रिएक्शन खुद कैसे रहेगा हमेशा? नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, और परपेंडिकुलर पेयर लेके रहेगा। मतलब एक अकेला नॉर्मल नहीं लगता है, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगा। तो देखना, इस पे ग्रेविटी नीचे लगी और नॉर्मल लगेगा ऊपर, बट क्या अकेले ऊपर लग लेगा क्या? नहीं, सरफेस क्या होगा? इस सरफेस को पुश करता हुआ। तो मैंने क्या किया, आपको फील दिलाने के लिए बॉक्स को सेपरेट कर दिया। सोचो आप यहाँ पर हो और इसका नेचर कैसा है? पुशिंग अवे। तो नॉर्मल की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि बॉक्स को भी पुश करेगा और ग्राउंड को भी पुश करेगा। तो दोनों के एरो समझ आई या नहीं?
समझा हाँ कि नहीं बताओ? हाँ सर। और जितने भी कांटेक्ट होंगे सब में लगेगा। तो सोचो ये 2 बॉक्स हैं, इन सब में लगेगा ये, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और नेचर कैसा होगा? पुशिंग। तो देखो M1 के यहाँ पर बीच में आ जाओ, सोचो, और पुश करो M1 को, तो ये ऊपर पुश हुआ, ये नीचे। सही है या नहीं? Yes, sir. बीच में आ जाओ तो दोनों को पुश करेंगे, M1 को इधर, M2 को इधर। समझा कि नहीं ये पेयर? Yes, sir. हाँ सर। और ये रेगुलर अपना। तो बताइए नॉर्मल फोर्स की तीनों इंपॉर्टेंट बातें। कांटेक्ट पे लगेगा, परपेंडिकुलर होगा, इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए ये रिएक्शन है। बट ये अकेला नहीं है, ये हमेशा किस में आएगा? पेयर्स में। में आएगा। तो देखो, सोचो अगर ऐसे स्लैंट रखा है तो अब सरफेस कॉमन टेंजेंट क्या है? ये हुई ना यार, दिखा कि नहीं कॉमन? ये हाँ इसका मतलब अब नॉर्मल कैसा लगेगा? इसके परपेंडिकुलर। तो बॉक्स पे लगेगा बाहर और ग्राउंड पे लगेगा अंदर, क्योंकि दोनों चीजों को पुश करेगा ना वो, ये नेचर होगा। ठीक है, क्लैरिटी है अभी डायरेक्शन को लेके? हाँ सर। नेक्स्ट, एक लैडर रखी हुई है ऐसे, आप देखते हैं ना ऐसे वॉल पे, ऐसे लैडर को ऐसे फिक्स कर लेते हैं। क्लियर है या नहीं? तो लैडर पे नॉर्मल कैसा लग रहा होगा? तो आप समझो ये होगा ना कांटेक्ट तो इनका, तो नॉर्मल कैसा लगेगा ऐसे? अब एक सिनेरियो देखो, एक और तरीका है लैडर को रखने का, ऐसे भी तो रखते हैं ना लैडर। अब बताओ नॉर्मल किधर लगेगा? अब कांटेक्ट ये हुआ ना, तो ये होगा क्या नॉर्मल? नहीं। ये होगा क्या? हाँ अरे भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। हाँ सर, यही होगा। यही होगा। अब देखना यार, इन दोनों में बहुत ही अच्छी चीज दिखेगी। ये फील करो कि यार अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लैडर को गिरा देता ना नॉर्मल इस तरफ। तो आप देखते हो ना, ऐसे लैडर रखते हो तो नीचे सपोर्ट रखा जाता है जिससे स्लिप ना करे, रखते हो ना? हाँ सर। रीजन फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर इनफ फ्रिक्शन नहीं है तो N1 उसे गिरा देगा। अब बताओ किस केस में गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? लैडर किस में ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकेंड में स्टेबल है। सेकंड में स्टेबल है। इसका मतलब इसमें जो स्लिप कराने वाला फोर्स है वो क्या होना चाहिए? कम। कम। कैसे लग रहा है कि इसमें स्लिप कराने वाला फोर्स कम है? हाँ सर। वो सर ऊपर जो वॉल पे भी ना 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 ना, एंगल पे एक्ट हो रहा है। वो एंगल पे एक्ट हो रहा है। तो जो स्लिप कराने वाला फोर्स है वो उसका सिर्फ क्या होगा? एक कंपोनेंट। कंपोनेंट। और बेटा साइन थीटा कॉस थीटा लगा दोगे तो वैल्यू तो कम होती है ना इनकी हमेशा 1 से। अरे हाँ सिंपल सर। सी बात है, 20 के कंपोनेंट करोगे तो 20 से तो कम ही होंगे ना। यस सर। ऐसा हाँ, थोड़ा होगा ये तो 25 और 5 कर दोगे। आंसर होगा लेट से 15 और 5। बट ऐसा एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ है, मान लेते हैं 12 एंड 10। तो देखने में 22 हो रहा है, बट ऐसे नहीं। हमें पता है कि कंपोनेंट कैसे करते हैं, √12² प्लस 10²। ठीक है, याद आया? हाँ सर। ठीक, चलो। तो पक्का नॉर्मल की फीलिंग आई ना? ये कि कौन सा नॉर्मल ज्यादा है कम है कैसे पता चला? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नॉर्मल के साथ थोड़ा सा एक और फोर्स देख लेते हैं, कौन सा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो पहले हमने देखा था नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ लगेगा? अब नेक्स्ट कौन सा देख रहे हैं? स्ट्रिंग। नॉर्मल का एक दूसरा नेम क्या था? रिएक्शन रिएक्शन। अच्छा, तो वैसे ही स्ट्रिंग वाले का दूसरा नेम क्या है? टेंशन फोर्स। कि स्ट्रिंग में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वो टेंशन ही होते हैं।
अब एक फीलिंग समझना, ये एक स्ट्रिंग रखी है, इस पे मैंने 50 का फोर्स लगाया, बताओ केस 1 में कोई टेंशन आएगी क्या स्ट्रिंग के अंदर? आएगी क्या कोई? नहीं यार, ये 50 से मूव करने लगेगा ना, इधर 50 लगेगा और इधर 50, नेट फोर्स क्या हुआ? 0 0 तो फोर्स तो बैलेंस्ड है, बट जरा फील करो, क्या रोप के अंदर कुछ फील नहीं होगा अगर आपने 50-50 से पुल किया? होगा। होगा। टेंशन लगेगी ना उसके मॉलिक्यूल्स को, और इसी हाँ, सर। टेंशन की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग का जो फोर्स होगा वो टेंशन होगा, मॉलिक्यूल की टेंशन अंदर। और अब नोटिस करो कि अगर आप 50 से पुल कर रहे हो तो वो भी अपोज किससे करेगा? 50 से और इधर पे भी 50 से आप पुल कर रहे हो तो इधर भी अपोज। 50 से। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला कि अपोज करेगा? अरे यार करेगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फ्री है ना सिस्टम, तो मूव होने लगेगा, अंदर टेंशन फील होगी ही नहीं। ओके ना? हाँ, सर। टेंशन हमेशा कैसे एक्ट करेगी? अब एक पेयर में कैसी एक्ट करेगी? पेयर में। पेयर पेयर में। तो और हमेशा वो पेयर कैसा फील देगा? पुलिंग। पुलिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आप बाहर की तरफ पुल करोगे तो टेंशन के वजह से वो अंदर की तरफ आपको पुल करेगा ना। तो अब देखो मैंने दोनों बनाया एफबीडी में, ये 2 बॉक्स बनाए और बीच में स्ट्रिंग ज्वाइंट कर दी, तो अब टेंशन फोर्स कैसे लिखूंगा? ऐसे ना, पुलिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ये एक रोप है, तो ये ऑब्जेक्ट को पुलिंग, ये ऑब्जेक्ट को पुलिंग। क्लियर है या नहीं? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पहले हम अलग से एन पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, फिर उन दोनों को मिक्स करेंगे। देखो यहाँ पर एन भी है ना। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन अभी हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे, पहले हम सीख रहे हैं कि कैसे फोर्स को ड्रॉ करना है। ओके, सर एक्सप्लेन दैट सेकंड केस। सेकंड केस देखो बेटा, तो ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या रखेगी? पुलिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। क्या पुलिंग? मतलब ये इधर पुल करेगा ये वाले ऑब्जेक्ट को, और ये ऊपर की तरफ पुल करेगा ये वाले ऑब्जेक्ट को। बस ये आइडिया है, यस सर। ठीक है। तो चले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे बात करते हैं। एक बॉक्स रखा हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो बिफोर सॉल्विंग क्या बनानी पड़ेगी सबसे पहले? स्टेप 1 डायग्राम। एफबीडी। अब एफबीडी में सबसे पहले क्या दिखाओगे? अरे क्या बताया था सबसे पहला फोर्स? ग्रेविटी। ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू mg। जी 9.8 होता है, बट इस चैप्टर में हम क्या ले लेंगे? 10, जिससे सॉल्विंग इजी होगा। तो वेट कितना आ जाएगा इसका? 100 न्यूटन। अब ये कांटेक्ट है ना, हाँ, तो नॉर्मल लगेगा और कैसा करेगा? पुशिंग ना। यस। तो ये पुश करेगा ऑब्जेक्ट को ऊपर और ग्राउंड को नीचे। नीचे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे लगेगा नॉर्मल ऊपर अपवर्ड। और ग्राउंड पर नीचे। तो क्या ग्राउंड की एफबीडी बनानी होती है क्या? नहीं। नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर आप क्या आवाज़ें नहीं आ रही थी पूरी। हाँ सर। ओके, देखें एक बार फिर से। एफबीडी 2 चीजों की बन सकती है यहाँ पर, ग्राउंड और बॉक्स। ये पॉइंट क्लियर?
अभी भी लैग हो रहा है क्या वॉइस? नहीं सर। ठीक नहीं। है, तो आंसर करते जाओ यार। कितने लोगों की एफबीडी बना सकते हैं? ग्राउंड और फाउंडर और ग्राउंड और अब मुझसे बार बार आप मत पूछना कि सर ग्राउंड की एफबीडी क्यों नहीं बनाई। अरे भाई ग्राउंड को थोड़े सॉल्व करोगे, तो ग्राउंड की बार बार बनाऊंगा क्या मैं? नहीं। नहीं, मैं बनाऊंगा बॉक्स की। तो पहला स्टेप 1, बॉक्स पे क्या दिखाओगे सबसे पहले? एमजी। एमजी। एनजी। स्टेप 2, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, स्ट्रिंग, ये सब ढूंढोगे। तो क्या मिल रहा है अभी हमें? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल का नेचर है कि जिस सरफेस पे आएगा पुश करेगा दोनों को, इसको ऊपर और ग्राउंड को नीचे। नीचे। तो ग्राउंड के एफबीडी में नॉर्मल ऐसे नीचे पुश करता हुआ दिखेगा, बट हमें वो नहीं चाहिए। और बॉक्स की एफबीडी में नॉर्मल कैसे पुश करता दिखेगा? ऊपर। ऊपर की तरफ। तो एफबीडी बन गई है ना, नहीं बन गई बताइए? एफबीडी बनने के बाद अब क्या चेक करना होता है? लास्ट स्टेप, बैलेंस है या? अनबैलेंस। बताओ, ये बैलेंस है, रखा हुआ है या कहीं जा रहा है हवाई में? बैलेंस। इसका मतलब अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन। कौन है अप नॉर्मल। और डाउन? डब्ल्यू। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 100। समझ आया कि नहीं? हाँ। तो बस करना है चीजों में। ठीक। अब एक चीज आती है कि मैं फिगर जब बनाऊंगा ना, तो आपको बहुत सारे डाउट आने वाले हैं, बहुत सारे डाउट। तो मैं अभी ही उस डाउट को क्लियर करता हूँ। और सभी लोग सुनना यार, ये डाउट डेफिनेटली आएगा और बहुत आप पूछते हो। ये लाइन पढ़ो पहले, क्या लिखा है। बताएं, इसका मतलब क्या है? क्या चीज ध्यान देनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या ऑफ फोर्स। सरफेस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब जब मुझे नॉर्मल ऐसे दिखाना था, तो नॉर्मल कहाँ पर, बॉटम पर लग रहा होगा या टॉप पर? अरे नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? बॉटम पर। बॉटम पर। बट मैं ये सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, और अभी ही ये सीख लो कि डायरेक्शन मैटर करती है, कहाँ पर एक्ट कर रहा है ये नहीं मैटर करती है। तो इसका मतलब बॉटम पर एक्ट कर रहा है, बट फिर भी आप चाहो तो नॉर्मल ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। समझ आया कि नहीं? और चाहिए तो ऐसे सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ आया कि नहीं? तो ये दोनों फिगर ही बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये मत बोलने लगना सर नॉर्मल सेंटर में लग रहा है क्या। नहीं, नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर। अपवर्ड। बस ये ही होता है स्टेटमेंट। ओके, पक्का ना? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो नॉर्मल फोर्स होता है उसका कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। वो किस सरफेस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। नहीं करता। तो बार बार ये डाउट मत पूछना कि सर ग्राउंड में रखा था तो एफबीटी कहाँ पे लगना चाहिए, बॉटम में? सर आपकी आवाज वापस नहीं आ रही। हाँ सर। हाँ। ओके, और नेट का यार थोड़ा इशू हो रहा है यार, कोई बात नहीं।
बट यार ये लाइन क्लियर हुई क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ तो सर। ये तीनों फिगर में कभी भी आप ये डाउट पूछोगे क्या कि सर कौन सा फिगर करेक्ट है? नहीं। क्लियर ना? ऑल आर करेक्ट। आपको जो ड्राइंग में अच्छा लगे, आप समझ रहे हो ना, ड्रॉ करने में जो अच्छा लगे वही करेक्ट है। ओके अच्छा, अब ये नोटिस करो, बट आपको याद रखना है, ऑल्दो इस चैप्टर में नहीं, बट नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीजें हम कब कर सकते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट को कैसा मान रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब सोचना, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहां पर फोर्स एक बनाया, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। नहीं। अब जरा इस फोर्स को कोने में लगा दो यहाँ पर, क्या ये ऑब्जेक्ट बस ऐसे आगे जाएगा या कुछ और भी देखने को मिलेगा? गिर रहे हैं। नहीं नहीं, गिर नहीं रहा है एक्चुअली। ये एक प्लेन में है, समझो, ये ऐसे ग्रेविटी में नहीं है। आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा कि ये रोटेट होने लग जाएगा। नहीं फील आ रहा? अपने हाथ में रख के देख सकते हो, एक पेन रख लो और उसे सेंटर से पुश करो तो वो आगे जाएगा, सिर्फ कॉर्नर से पुश करोगे तो रोटेट भी हो जाएगा, है ना? आराम से यार, एक पेन को ऐसे पेपर पे, एक पेन को ऐसे रखो और पेन को ऐसे बीच में से, कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, बीच में से पुश करो तो वो एकदम सीधा आगे जाएगा। लेकिन कॉर्नर से पुश करोगे तो ऐसे सीधा आगे जाएगा क्या? ऐसे टिल्ट नहीं हो जाएगा? मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा थोड़ी देर में? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर लेंथ उसकी गिवन है तो फिर नहीं कहीं पे भी लगा देना फोर्स, क्योंकि मोशन बदल जाती है। बट इस चैप्टर में अच्छी बात ये है कि हम सारे कैसे डिस्कस करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब डायमेंशन गिवन ही नहीं होती, सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा गिवन नहीं है कि ये डायमेंशन है। तो फिर चाहे कहीं पे भी बनाओ, सारी बातें क्या है? सेम है। ओके ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही सिंपल सा है, देखें इसे, समझें क्या होगा कि ग्रेविटी को नॉर्मल से कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दो बॉक्सेस लगे हैं, बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा दोनों में? तो क्या 5 kg की ग्रेविटी डिस्टर्ब करेगी क्या 10 kg को? नहीं, ग्रेविटी सबकी अपनी फिक्स है। 5 पे कितनी ग्रेविटी लगेगी? 50 की। और 10 पे कितने की ग्रेविटी लगेगी? 100। कौन सा फोर्स है जो 5 10 को फील करा रहा है कि उसके ऊपर 5 रखा हुआ है? कौन सा फोर्स फील करा रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल 5 को पुश करेगा आप, तो 10 को भी तो नीचे पुश करेगा ना। और 5 kg वाला नॉर्मल कैसे होगा? ड्रॉ करो। 5 kg पर कैसा फोर्स होगा नॉर्मल? अपवर्ड। जबकि 10 kg पर कैसा होगा नॉर्मल? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो 5 kg से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो यहाँ पर एक फोर्स कितनी लग रहा है? 50। तो क्या 10 kg को जो 5 kg का वेट फील हो रहा है, क्या वो ग्रेविटी फोर्स है? नहीं। नहीं। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। नॉर्मल। अरे सिंपल सी फीलिंग है, सिंपल सी फीलिंग है। एक 10 kg है और हवा में एक 5 kg रखा है, क्या 5 kg का ग्रेविटी 10 kg को लगने लगेगा क्या? नहीं। जब कांटेक्ट में रख दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा, और वही नॉर्मल फील करा रहा है कि आपके ऊपर 5 kg और रखा हुआ है। ओके ना? तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितनी लगेगी? 50। 50। लेकिन बेटा एक बॉटम में भी तो लग रही होगी जो 10 kg को ऊपर पुश करेगी। तो एक नॉर्मल यहाँ पे भी तो है ना? अब जरा फील करो, 50 डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है? अपवर्ड। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये आज आपको लर्न करना है कि क्या मैटर करती है? डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है अभी? डाउनवर्ड। वो आपको अपवर्ड पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि किस सरफेस पे एक्ट कर रहा है वो? अप सरफेस पे, इसलिए आपको अपवर्ड लगा। क्या हम सरफेस देखते हैं क्या? नहीं। क्या देखेंगे हम? डायरेक्शन। ये भी नीचे लग रहा है और 100 भी नीचे लग रहा है, टोटल कितना नीचे लग रहा है? 150। तो इसका मतलब ऊपर कितना लगेगा? 150। 150।
150 ही लगेगा। ठीक है, अब एफबीडी आपको जैसे बनाना है बना दो। मैंने कहा कि 10 kg की बनानी थी, आपने कहा कि इसके ऊपर ऐसे 50 का नॉर्मल लग रहा है, आपका मन करे तो आप ऐसे दिखा दो नॉर्मल, ग्रेविटी ऐसे दिखा दो, और जो नीचे नॉर्मल लग रहा था डायरेक्शन बस नहीं बदलना, उसे लगा दो ऐसे। क्या कुछ बदला क्या क्वेश्चन में? नहीं, देखने में बदल गई, बट डायरेक्शन सारे क्या है? सेम। ठीक है ना? हाँ। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन से थोड़ी सी आज आपको स्टार्टिंग फील हुई है। मैंने जल्दी में ये क्वेश्चन इसलिए समझाया कि आपको फीलिंग आना शुरू हो जाए कि ये नॉर्मल का यूज क्या है, कैसे इन पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना? बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपरली सॉल्विंग और चीजों पे ध्यान देंगे। तो ये वाला जो नोट्स है आज अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार, जो भी डाउट्स रहेंगे कल हम देखेंगे। ओके, हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीवन। हाँ, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 सर। बाय।